हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, साइंस क्लास की श्रृंखला में इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में देखने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है लंबाई एवं गति का मापन। तो इस चैप्टर में हम लंबाई को कैसे मापते हैं इसको देखेंगे। इसके साथ साथ हम जो है मानक मात्रक जो होते हैं दूरी के या फिर जो लंबाई के मात्रक होते हैं उसको देखेंगे, लंबाई मापने की विधियों को देखेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए। ठीक है, नई वर्दी यहाँ पर मतलब है तो दीपा को अपनी नई ड्रेस सिलवानी है क्योंकि उसका अब कद जो है जो लंबाई है वो बढ़ गई है। उसकी माँ उसे कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर के कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 उंगली अधिक रखें। 4 उंगली अर्थात 4 उंगली की लंबाई के बराबर जो है अधिक लंबा वर्दी को रखना है। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और उससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। हम कैसे मापते हैं? हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियाँ बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। पद्मा कहती है, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। अनीश ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं, तस्नीम कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है कि हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिश्त यानी कि हैंड स्केप कहती है। हरदीप ने कहा, अच्छा, आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। ठीक है, तो मापने के लिए अगर पंजे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हैंड स्पैन कहते हैं या फिर बालिश्त कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र 5.1 में देख पा रहे हैं। आगे तालिका में बताया गया है, एक साइड पे विद्यार्थियों के नाम हैं, वहीं दूसरी साइड पे बालिश्तों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबकी अलग अलग बालिश्तों की संख्या है। तो इसका यहाँ पे ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी के पंजे जो है एक समान नहीं होते हैं। किसी के बड़े पंजे होते हैं तो फिर किसी के छोटे होते हैं। तो उसी बेस पे जो है लंबाई जो है बालिश्तों की संख्या है वो भी बढ़ती है या फिर घट सकती है। तो पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी बालिश्तों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बालिश्तों में मेज की लंबाई के बारे में क्या क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्याएँ भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बालिश्तों की माप अलग अलग होना है। अनीस ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बालिश्त एक दूसरे के साथ रखें और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनके बालिश्तों की लंबाई भिन्न भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे बालिश्त का मतलब है सबके जो हाथ के पंजे हैं, यानी सबके जो हाथ हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, तो बालिश्त का मतलब यहाँ पे हाथ के पंजे को आप समझिएगा। जब दीपा यहाँ पे देख लीजिए, दीपा विचारपूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने बालिश्त की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं तब मेज की लंबाई को बालिश्तों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापन के लिए उपयोग में लाया गया बालिश्त एक मात्रक यानी यूनिट का उदाहरण है। ठीक है, अतः लंबाई 2 भागों में व्यक्त की जाती है, एक तो संख्या और दूसरा है मात्रक। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बालिश्त के समान है तो 13 संख्या है और बालिश्त मापन के लिए चुना गया मात्रक है। ठीक है,
तथापि बालिस्ट और उसके समान अन्य मात्रक जैसे कि हाथ, पैर, मुट्ठी या उंगली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जो भी हम मापन के लिए जो फीते इस्तेमाल करते हैं उनसे मात्रक जो होते हैं मापन के, उससे हम समान सभी भिन्न भिन्न लोगों द्वारा मापे गए जो लंबाई होगी, दूरी होगी, वो समान होगी। तो प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे उंगली यानी कि उंगली की लंबाई, चौड़ाई, बहु अंगुल, धनुष, योजन आदि। इसका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ाई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी उंगली का उपयोग करते हैं। सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए हैं जो मापने में हो सकते हैं, जो पैमाने हो सकते हैं। आगे जो है मानक मात्रक के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं क्या होता है मानक मात्रक। तो संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुईं, तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रकों के विषय में एकमत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली अथवा SI मात्रकों के रूप में जाना जाता है। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का संक्षेपाक्षर। ठीक है, आगे देखिए लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो हम किसी भी वस्तु की लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। इसको प्रतीक क्या होता है? इसको हम M से डिनोट करते हैं, यानी M इसका मात्रक होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसको हम M से डिनोट करते हैं। चित्र 5.2 में एक मीटर पैमाना दर्शाया गया है। यहाँ पे चित्र 5.2 में ये जो है मीटर पैमाना है। आगे देख लेते हैं। एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसे चित्र 5.3 में दिखाया गया है। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन है। दो बड़े चिन्हों के बीच के भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ठीक है, यानी कि चित्र 5.3 में दिखाया गया है। इसमें देख लेते हैं चित्र 5.3। ये एक स्केल है जो कि 15 सेंटीमीटर की है। ठीक है, जो कि 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक है। और यहाँ पे प्रत्येक एक अंक के बीच में 1-1 सेंटीमीटर है, जो कि सारे सेंटीमीटर जुड़ते हुए 15 सेंटीमीटर यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 से लेके 5 तक ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। और 5 से अगर 10 देखें तो भी ये 5 सेंटीमीटर ही है। लेकिन अगर 1 से 5 तक देखते हैं तो ये मिला के कितना सेंटीमीटर हो जाता है? 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर यानी mm कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से 2 के बीच में छोटे छोटे आप लाइन देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो है 10 लाइन है, यानी कि इनको क्या बोलते हैं? प्रत्येक लाइन में जो बराबर 10 भागों में 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। और प्रत्येक एक पॉइंट को क्या बोलते हैं? 1 mm बोलते हैं, यानी मिलीमीटर कहा जाता है। mm मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर यानी mm लंबाई का वह सबसे छोटा मान है जिससे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 mm 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग के बराबर होता है, यानी कि 1 mm बराबर 0.1 सेंटीमीटर।
बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक यानी किलोमीटर का उपयोग करते हैं। किलोमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? km से डिनोट करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है। और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं? 1000 मीटर हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हैं। ठीक है, तो बड़ी लंबाई को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किलोमीटर का उपयोग करते हैं, और छोटी लंबाइयों को हम मापने के लिए सेंटीमीटर या फिर मीटर का उपयोग करते हैं। आगे बताया गया है कि आपने कुछ पैमाने में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में होता है, जहां 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि 1 इंच बराबर क्या होता है? कितने सेंटीमीटर होंगे? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच या फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इसका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। ठीक है, तो आप इस स्केल में देख पा रहे होंगे 1 फुट कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, लंबाई मापने की सही विधि क्या हो सकती है, इसको देख लेते हैं। तो किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाना या फिर मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसे लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। पैमाने को रखने की सही विधि क्या है? क्या विधि होती है पैमाने को रखने की? अगर हमें किसी वस्तु को मापना है तो हम किस प्रकार से पैमाने को रखेंगे? उदाहरण के लिए, अगर हम स्केल रखते हैं मापने के लिए, तो उसको तिरछी ना रख के हमें कैसी रखनी चाहिए? सीधी स्केल रखनी चाहिए, उस वस्तु के समानांतर रखनी चाहिए। तो यही बताया गया है कि पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश अथवा साथ साथ रखिए, जैसा कि चित्र 5.4 में दिखाया गया है। पैमाने को पढ़ते समय आँख की सही स्थिति क्या है? तो उदाहरण के लिए, यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के लिए तो आपकी आँख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि चित्र 5.5 में आँख की सही स्थिति ख में दिखाई गई। यहाँ पे आपकी आँख की स्थिति होनी चाहिए, यानी कि आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नहीं देखना है और ना ही यहाँ से हमें देखना है। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करें? यदि पैमाने के सिरे टूटे हों, ठीक है, यदि ये जो स्केल है वो टूटी फूटी हो जगह जगह पे, तो हम उसका मापन कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या फिर शून्यांक स्पष्ट नहीं है, तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। जैसे ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। 5.6 में दिखाया गया है कि टूटे किनारे वाले पैमाने को सही रखने की सही विधि क्या है। जैसे कि चित्र यहाँ पे देख लीजिए, ये हिस्सा कुछ टूटा हुआ है, तो हमें जो है यहाँ आगे से ना रख के 1 सेंटीमीटर से रखना चाहिए। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई कितनी होगी, उसमें से हम घटा देते हैं। तो 10.4 सेंटीमीटर से माइनस कर देंगे 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 9.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? तो वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं, जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आइए मापन करें। इसमें मापन करने के तरीके को बताया गया है, इसे आप देख लीजिएगा।
आगे देख लेते हैं। आगे जो है लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं। तो लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूलें। अतः आपके परिणाम के दो भाग होंगे, एक भाग अंक और दूसरा भाग मापन का मात्रक। ठीक है, जैसे कि आप 5 लिख रहे हो, आपने किसी वस्तु की लंबाई को मापा तो आपकी लंबाई में कितना अंक आया, 5 आया। तो आप डायरेक्ट 5 नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके साथ में उसका मात्रक भी लिखेंगे कि आपने 5 किस मात्रक में मापा है। 5 जो दूरी है वो लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 मिलीमीटर है या 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि एक अंक लिखना है और साथ में दूसरा जो भाग होगा मापने का वो मात्रक होता है, तो वो भी लिखना है। ठीक है, आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हें वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है तो भिन्न होने की संभावित कारणों पर चर्चा करें। आगे यहाँ बताया गया है, क्या आप जानते हैं कि मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः किलोमीटर के संकेत हम km से डिनोट करते हैं, मीटर को m से, सेंटीमीटर को cm से और मिलीमीटर को इसका संकेत होता है mm, डबल m होता है। तो हम इसको ऐसे लिखा जाता है। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ही होता है। ऐसा नहीं है कि पहला अक्षर आपने C कैपिटल लिख दिया, उसके बाद में M जो है स्मॉल लिख दिया। ठीक है, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे दोनों जो भी लेटर हैं वो स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं। जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में ना आ रहे हों, मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं। तो जितने भी मात्रक होते हैं उनके बहुवचन नहीं होते हैं। ठीक है, इनके अंत में s नहीं लगता है। ऐसा नहीं होता है कि सेंटीमीटर्स लिख दें, है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रहता है। तो वही बताया गया है, इनके बहुवचन नहीं होते हैं, प्लूरल में इसको नहीं लिखा जाता है। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चित्र भी नहीं लगाया जाता है। यानी कि जैसे कि आपने सेंटीमीटर लिखा तो उसके अंत में हम फुल स्टॉप लगा दें, तो ऐसा भी नहीं होता है अगर हम नॉर्मली cm ही लिखेंगे। ठीक है, लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने 5 सेंटीमीटर लिखा तो 5, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, फिर सेंटीमीटर लिखेंगे। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये गलत है, ये आपका सही तरीका है लिखने का। आगे बताया गया है कि किसी वक्र रेखा की लंबाई मापन आगे किसी वक्र रेखा की लंबाई के मापन के बारे में बताया गया है कि अनीस और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसा कि चित्र 2.5 में दिखाया गया है। उन्होंने लड़ी की आवश्यकता लंबाई का मापन कैसे किया होगा। ठीक है, तो कितनी आवश्यकता में लड़ियाँ चाहिए इसका मापन उन्होंने कैसे किया होगा। तो वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसा चित्र 5.8 में दिखाया गया है। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। स्थिति का निर्धारण। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातः काल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती है। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तस्मीन और पद्मा कहती हैं कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीस को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर हैं। ठीक है, दीपा और उसके मित्रों के घर, बस स्टैंड, विद्यालय और उद्यान की स्थिति इस चित्र में दिखाई गई है, चित्र 5.9 में। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है, सभी सही हैं? तब उनका प्रेक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही स्थान
एक ही वस्तु या स्थान से दूरी के बारे में सोचा होता तो प्रेक्षण समान होता। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो संदर्भ बिंदु किसे कहा जाता है? किसी भी वस्तु की दूरी का निर्धारण अगर हमें करना होता है तो किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इसी बिंदु को हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल शिक्षिका चाहती है कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। पद्मा, हमें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी, इसे खेल के कक्ष से लेते हैं। ठीक है, तो ये मापन टेप है, चित्र 5.10 में दिखाया गया है। तो दीपा यहाँ पे कहती है कि आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहाँ से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो कबड्डी का बोर्ड बनाने के लिए यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो रेखाएं खींच रहे हैं, किसके मदद से? जो चूना पाउडर होता है उसकी सहायता से। आगे बताया गया है कि कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नाना नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपनी नानी जी के घर के निकट पहुंच रही है। ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे, अतः इस स्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। ठीक है, संदर्भ बिंदु का मतलब ये होता है कि जहाँ से भी, मान लीजिए ये दिल्ली है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे इस बोर्ड में आप देख पा रहे हैं कि ये कितना लिखा है, 0 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये यहीं से इसका प्रारंभ है संदर्भ बिंदु का। उसके बाद जैसे जैसे आप दिल्ली से दूर जाएंगे, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर जो किलोमीटर है उनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर बढ़ते जाते हैं। तो 10 हो गया, उसके बाद में 20 किलोमीटर, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो 10 यहाँ पे किलोमीटर मिलके संदर्भ बिंदु से दूरी को दर्शा रहे हैं। यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है तो चित्र 5.13 में दिखाया गया है कि हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से कितने दूरी पर होगी? 60 किलोमीटर दूरी पर होगी। तो क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति के संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तन होता है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है ना? जब कोई वस्तु गतिशील होगी तभी तो वह अपने संदर्भ बिंदु से पास आएगी या फिर संदर्भ बिंदु से दूर जाएगी। कोई भी जो वस्तु विरामावस्था में है तो वो जब गमन नहीं करेगी, यानी जब उसमें कोई गति नहीं होगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यही यहाँ बताया गया है कि जब संदर्भ बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन तभी होगा जब वस्तु गतिशील अवस्था में होगी। आगे गतिशील वस्तुएं के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे देखिए, कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु कैसी होती है? तो वह वस्तु स्थिर रहती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उसके समय के साथ में, तो वो क्या है? वहीं पे एक जगह पे स्थिर है, तो वह वस्तु जो है स्थिर कहलाती है। विचार करें, मैं देखिए लिखा है कि मान लीजिए आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विरामावस्था में है? गति के प्रकार
कौन कौन से होते हैं इनको देख लीजिए। तो पहले क्रियाकलाप में बताया गया है कि एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़ दीजिए, उसकी गति का अवलोकन फिर करना है। तो क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो वह सरल रेखा में गति करता है। क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वह भी सीधी रेखा के अनुदिश गति कर सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है सरल रेखीय गति के बारे में, जिसकी जो दिशा होती है वो एक सीधी सरल रेखा होती है। तो वही बताया गया है कि जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटी बताई गई है, तो अगर आप ऊंचाई से अपनी रबड़ को फेंकते हैं तो वो भी सीधी रेखा में नीचे आकर गिरती है, या फिर कोई संतरा है, अगर संतरे को अगर फेंका जा रहा है तो वो भी जो है सरल रेखा के अनुदिश सीधी रेखा में जो है गति करता हुआ नीचे गिरता है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर आपने परेड देखी होगी स्कूल में, तो वो भी कैसे होती है? सभी जितने भी विद्यार्थी होते हैं एक सीधी सरल रेखा में गमन करते हैं, गति करते हैं, सीधी डायरेक्शन में गति करते हैं। तो यही जो है, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सरल रेखीय गति के कुछ चित्र दिए गए हैं। एक तो रबड़, यहाँ पे देख लीजिए चित्र में रबड़ सीधी रेखा में ऊपर से नीचे आ रही है, संतरा भी ऐसे ही नीचे आ रहा है। जो गणतंत्र दिवस पर परेड होती है वो भी एक सरल रेखीय गति में हो रही है। और यहाँ पे अगर किसी बॉक्स को हम धक्का देते हैं तो वो भी एक सीधी सरल रेखा में ही गति करता है। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती हैं? आपने झूलों और घूमने वाले हिलडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। तो क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी है 5.4। इसमें बताया गया है कि एक धागे से एक छोर पर एक रबड़ या फिर आलू बांधिए और इसके दूसरे छिरे जो दूसरा इसका छोर है, यानी कि दूसरा जो पार्ट है, उसको अपने हाथ से पकड़ना है। उसके बाद में उसको गोल गोल ऊपर की तरफ घुमाना है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो जब कोई, यहाँ पे देख लीजिए पहले, क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडोलों की गति के समान है? यानी कि अगर ये वृत्तीय गोल गोल ये घूम रहा है, वृत्त के अनुदिश ये घूम रहा है, तो क्या इसी तरह जो हिंडोले होते हैं वो भी क्या गोल गोल घूमते हैं? ये पूछा गया है। तो हाँ, ऐसा ही है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय परिपथ के अनुदिश गति कर रही है, मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इसी के अनुदिश जो है कोई वस्तु गति कर रही है, तो ये किस प्रकार की गति कहलाती है? तो यह वृत्तीय गति कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे एक्टिविटी 5.5 जो क्रियाकलाप बताया गया उसमें लिखा है कि एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या आलू बांधिए और धागे का दूसरा छोर को हाथ से पकड़ के रबड़ को लटकाना है और अपना हाथ जो है वो स्थिर रखना है। ठीक है, अपना जो हाथ है एक जगह पे स्टेबल रखना है, इसको हिलाना नहीं है। और दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक ओर ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, इस चित्र में देखिए, यहाँ पे ये स्टेबल है, स्थिर है। ठीक है, ये हाथ, दूसरे हाथ से हम इस रबड़ को क्या करेंगे, इस यहाँ तक खींच के लेके आएंगे और फिर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से गति करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर वहाँ फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से गति करेगा। ठीक, यानी कि दोलन गति से कहते हैं। ऐसे ही जो झूले होते हैं उसमें भी गति किस प्रकार से होती है? दोलन गति होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो गति होती है इसको बोलते हैं दोलन गति। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक ओर ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए। क्या यह एक माध्यम स्थिति के इधर उधर गति करता है? क्या इसकी गति झूले के समान है? तो हाँ है, इसकी गति भी दोलन के समान होगी। जब कोई वस्तु
किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करता है तब उसकी गति कैसी गति कहलाती है? तो ये दोलन गति कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी बताई गई है। इसमें जो है लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए। इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए और आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या फिर ईंट का उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रिप जो होगी, जो पट्टी होगी, तो इस स्ट्रिप के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़ दीजिए। तो क्या देख रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो पट्टी के एक छोर की गति का फिर अवलोकन करते हैं। तो क्या ये ऊपर नीचे गति करती है? यह भी दोलन गति ही कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए ये एक कोई यहाँ पे स्ट्रिप है, पट्टी है। इसको जब थोड़ा सा प्रेशर दे के नीचे की तरफ प्रेशर दे के छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो कुछ इस प्रकार से गति करती है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, दोलन गति है। और भी जानने में बताया गया है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। तो उसकी गति कैसी गति कहलाएगी? आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तो वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। तो वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति से आवर्ती गतियाँ होती हैं। ठीक है, आवर्ती गति क्या होती है? जो अपनी स्थिति में बार बार पहुंच जाए। ठीक है, यानी कि अपनी गति को दोहराती रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती गति कहा जाता है। तो आवर्ती गति के यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक तो वृत्तीय गति और दूसरा क्या होती है? दोलन गति। ये दोनों जो है जी प्रकृति कैसी है? आवर्ती गति है। यहाँ पे बच्चों के पार्क में प्रेक्षित गति के प्रकार दिखाए गए हैं। चित्र 5.18 में दर्शाए गए बच्चों का पार्क देखिए अथवा किसी बच्चों के पार्क का भ्रमण कीजिए। विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए, उनका सरल, रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन गति में वर्गीकृत करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, तो क्या है, ये सरल रेखीय गति में गति कर रही है। ये कैसा है? ये वृत्तीय गति है। ये दोलन गति है। ठीक है, ये भी क्या है? ये वृत्तीय गति होगी। जो रस्सी की गति है क्या है? वृत्तीय गति होगी। और ये कुछ इस तरह से गति कर रहा है, यानी कि ये क्या है? दोलन गति है। ठीक है, आगे सारांश में देख लीजिए। इस चैप्टर का ये सारांश में बताया गया है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एसआई मात्रकों को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया गया है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और इसका प्रतीक क्या होता है? स्मॉल m होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो क्या होगा? वो वस्तु क्या गतिमान होगी? जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उस गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है, यानी वृत्तीय पथ के समान गति करती है, तो वो जो है वृत्तीय गति कहलाती है। और जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है, यानी कुछ इस प्रकार से, तो वो क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। तो इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।